हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल है जीआरई एग्जाम के ऊपर है। इसमें ये बता रहा है कि यूएस में जितने बच्चे जीआरई परीक्षा लिखते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1.25 लाख, लगभग उतने ही लोग इंडिया में भी जीआरई दे रहे हैं। अभी उसकी संख्या 1.15 लाख है, 10,000 का डिफरेंस है, बट नियर बाई। और उसमें आधा से ज्यादा बच्चे लोग जो हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से परीक्षा देते हैं। तो ये डेटा आपको पहला बात याद रहना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको पता है कि जीआरई एक गेटवे एग्जाम है फॉर परसुइंग मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम इन अमेरिका। अब ये टेस्ट संख्या बढ़ जाता है, इसका मतलब मैक्सिमम लोग मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम अमेरिका में चूज कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेटर है, गुड इंडिकेटर है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। टेस्ट का जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है वो इन लाइन है विद द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स एनरोल्ड इन यूएस ग्रेजुएट स्कूल्स। इसमें 48% का इंक्रीमेंट देखने मिला है 2021 और 22 के एकेडमिक ईयर। इंडिया में जो जीआरई के प्रति रैपिड ग्रोथ देखा गया है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है रिसेंट ट्रेंड से यूएस में, जहां पे यूनिवर्सिटीज चैलेंज कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट लाइक जीआरई। चाइना में ये नंबर बिल्कुल ही डिफरेंट है, जहां पे सिर्फ 20% इंक्रीमेंट देखा गया पिछले पिछले 10 सालों में। तो बस आपको ये ट्रेंड का थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, कई सारे बच्चे एस्पायर कर रहे हैं यूएस में जाके मास्टर्स करना, पीएचडी करना, स्पेशली फ्रॉम आंध्र एंड तेलंगाना। ये आपके मेंस के आंसर में और ऐसे में यूजफुल हो सकता है। अदरवाइज आप इसको कहीं यूज नहीं कर सकते, प्रीलिम्स में ऐसा पूछता नहीं है। अब देखिए, दूसरा एक जस्ट अपडेट है इंडिया चाइना रिलेशन में। गलवान में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था मई 2020 में, उसके बाद पहली बार चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जो है वो दिल्ली आएंगे एससीओ मीटिंग के हडल के लिए। एससीओ क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एससीओ कहा जाता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलॉन्ग विद चाइना आर मेंबर्स। रशिया भी इसका मेंबर है। तो एससीओ के बारे में आप रिवाइज कर सकते हो कि एससीओ क्या है। अभी रिलेशन में अपडेट ये है कि इंडिया टाई विद चाइना एंड पाकिस्तान जो है काफी टाइम से स्ट्रेंड है। एससीओ गिव्स लीडर्स अपॉर्चुनिटी इन द सेम रूम। इसकी वजह से पोटेंशियल बनता है कि जो भी इश्यूज हैं, टफ सिचुएशंस है, उसको थोड़ा आयरन आउट करने का मौका मिले नेबर्स के साथ। तो बस ये आपको कंटेक्चुअल अवेयरनेस हल्का होना चाहिए कि क्या चल रहा है। अदरवाइज एग्जाम में से डायरेक्टली मुद्दा कुछ बनता नहीं है। आज के दिन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए सिंगापुर के और उन्हें ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। अब इसमें एक साइंटिफिक रूप से डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने पीएसएलवी जो रॉकेट है उसके 4th स्टेज में सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया है, ताकि वो फाइनल स्टेज में जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको कंडक्ट कर सके फॉर मंथ्स। पहले क्या, रॉकेट 1 या 2 दिन स्पेस में रहता था, फिर वो अर्थ पे आ जाता था रिटर्न। पर अब वो मंथ्स के लिए रहेगा और उसको पूरा पावर किया जाएगा सोलर पैनल से। तो ये इंटरेस्टिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट है पीएसएलवी के लिए। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4th एंड फाइनल स्टेज ऑफ रॉकेट रिमेन्स इन स्पेस फॉर ओनली कपल ऑफ डेज बिफोर ड्रॉपिंग बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, ये फाइनल स्टेज जो रॉकेट है कंडक्ट करेगा मंथ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। ये पहली बार है कि इसरो जो है सोलर पैनल को यूज करेगा टू जनरेट एनर्जी, और पहली बार इसे डिप्लॉय किया जाएगा अपर स्टेज ऑफ पीएसएलवी रॉकेट के लिए। इसी आर्टिकल का कंटिन्यूशन है सेकंड पेज में, उसमें भी कुछ रेलिवेंट बात है, वो भी देख लेते हैं। अभी जो रॉकेट लॉन्च हुआ वो कौन सा रॉकेट है? पीएसएलवी C-55। मेन पेलोड है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है टेलियोस 2। इसे एचडी इंजीनियरिंग ने बनाया है। इसका यूज है सैटेलाइट इमेजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगापुर गवर्नमेंट के सपोर्ट करने को। एक और सैटेलाइट जिसमें लगाया गया उसका नाम है लूमेलाइट 4। इसे को डेवलप किया गया है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोकॉम रिसर्च एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये दोनों रॉकेट का नाम ल्यूमेलाइट 4 और टेलियोस 2, इसका आपको पता होना चाहिए नाम। इनको डेवलप किया गया हाई परफॉर्मेंस स्पेस बॉर्न वीएचएफ डेटा एक्सचेंज सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो सिंगापुर के मैरीटाइम नेविगेशन से ऑगमेंट किया जाएगा, जिससे ग्लोबल ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी को काफी हेल्प मिलेगा। आपको पता है सिंगापुर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है शिपिंग शिपिंग लाइंस में। ये जो 4th स्टेज जो है रॉकेट का, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ये 7 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा स्पेस के अंदर। वन मिशन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिस 2 विल स्टडी आयनोस्फीयर, द जोन वेयर अर्थ एटमॉस्फेयर मीट्स स्पेस। द मॉड्यूल इज ऑल्सो कैरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम। इस मॉड्यूल में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम भी है जो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने बनाया है, और सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट सिस्टम भी है जो ध्रुवा स्पेस ने बनाया है। ये पहली बार है कि फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ पीएसएलवी को कंबाइन किया गया है एक न्यूली क्रिएटेड पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी में। इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी ये पहला 2 स्टेज को कंबाइन करता है। और एक और बात है कि लॉन्च के टाइम पे पहले क्या होता था कि लॉन्च पैड पे जाके सारा प्रिपरेशन किया जाता था, व्हीकल को असेंबल किया जाता था। कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से जो चारों स्टेजेस है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा न्यू फैसिलिटी पे, और एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाएगा टू लॉन्च इन द लॉन्च पैड। इससे काफी सारा समय बचेगा इसरो का। इसरो ने रॉकेट के कुछ ऐसे डिजाइन भी बनाए हैं जिससे कॉस्ट और इंटीग्रेशन टाइम को कम किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड कि ये लॉन्च व्हीकल जो है बाद में इंडस्ट्री को दिया जाएगा फॉर फ्यूचर मिशन। अभी रिसेंटली जो इंडिया का स्पेस पॉलिसी आया 2023 में,
उसमें बताया कि इसरो जो है रूटीन टास्क से निकल के ऐसे चीज में फोकस करेगा, मेनली रिसर्च और इनोवेशन पे। तो बस ये सारा अपडेट जो है, जो मैंने पॉइंट्स बताया, कुछ 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट मैंने बताए होंगे, वो सारा आप एक मेंटल पॉइंट्स बना लीजिए उनका, या फिर आप नोट कर लीजिए। ये आपके लिए इतना रिलेवेंट है, और ये आपका मेंस में भी कई सारा फॉर्डर पॉइंट्स बन जाएगा। मेंस में आप आंसर लिखोगे तो बहुत सारा फॉर्डर पॉइंट्स आपको इसी में से मिल जाएगा, स्पेस के बारे में, इंडिया का लेटेस्ट स्पेस शिफ्ट जो है उसका अवेयरनेस मिल जाएगा। प्लस प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स के नाम और ये पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी के बारे में जानकारी, ये सब आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट की तरह पूछ सकता है, जिसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब अपडेट ये है कि चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड में होता है वो स्टार्ट हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री टेम्पल्स को ओपन कर दिया गया है। इसके लोग रजिस्टर करते हैं पोर्टल पे। अभी तक कुल मिला के 16 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। एग्जाम के लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ लोकेटेड है, इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चार धाम प्रोजेक्ट जो है कई टाइम न्यूज में रहा है। उसकी वजह से ये सारे लोकेशन रेलिवेंट हो जाते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि इसकी वजह से कई डेवलपमेंट इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले समय में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस रिवर्स का जो पाथ होता है, इंडियन रिवर्स, गंगा, यमुना, ये भी यहाँ से जो फ्लो करते हैं, उनका भी आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे क्वेश्चन बन सकता है। अब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में एक अपडेट है कि इंडिया बांग्ला जो रेल प्रोजेक्ट है, जो अगरतला और अखौड़ा बांग्लादेश में इसको कनेक्ट करेगा वाया त्रिपुरा, ये ट्रैवल टाइम कोलकाता से ढाका का काफी कम कर देगा। 31 घंटा से घटा के 10 घंटा पे ले आएगा, जो कि बड़ा अचीवमेंट का बात है। तो ये अभी इंडिया साइड 85% कंप्लीट हो गया है, बांग्लादेश साइड 73% कंप्लीट हो गया है, और सितंबर तक मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, अगरतला अखौड़ा रेल लाइन जो है इंडिया का, वो कंप्लीट होने वाला सितंबर में। इंडिया बांग्ला रेल प्रोजेक्ट के नाम से आप इसको मेंस में कोट कर सकते हो। प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट आएगा, चांसेस आ सकता है, तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि अगरतला से अखौड़ा को कनेक्ट करता है वाया त्रिपुरा। अब वर्ल्ड पे जो मैपिंग के लिए थोड़ा रेलिवेंट बात मिला है साउथ चाइना सी के बारे में। चाइना बोला कि भाई देखो, हम लोग फिलीपींस से बात करके अपना आपसी डिफरेंस सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, हम लोग तैयार है उसके लिए। बट अपने मैपिंग के लिए चाइना और फिलीपींस में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसका आपको मैपिंग में अवेयरनेस होना चाहिए साउथ चाइना सी रीजन में। चाइना फिलीपींस का जो डिस्प्यूटेड एरिया साउथ चाइना सी में, उसको सर्च मारिए गूगल में और उसको पढ़ लीजिए। आज इकोनॉमी पेज में एक दो अच्छा अपडेट है। पहला ये है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है एक ऐसे लॉ पे काम करी है एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, पर इंडिया अभी ऐसा कोई प्लान हाईलाइट नहीं किया है। तो क्या होगा, देखिए, अब आपको पता आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो रहा है। चैट जीपीटी जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेटिव टेक्नोलॉजी पे काम करता है, अब जब से वो मार्केट में आया है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसको रेगुलेट कर पाए। पॉलिसी मेकर्स पे जिम्मेदारी है कि उसको राइटली रेगुलेट करे, ताकि उसका मिसयूज ना हो। ऑब्वियसली अब यूएस और यूरोपियन यूनियन इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया काम करना स्टार्ट नहीं किया, तो इंडिया को जागना चाहिए और काम करना चाहिए। बस यही मुद्दा है, इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पढ़ के आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा एग्जाम में। बस आपको एक कंटेक्चुअल अवेयरनेस होना चाहिए। अब आपको एक बहुत ही बेहतरीन डेटा मैं बताने जा रहा हूँ कि जो इंडियन लोग हैं, उन्होंने लास्ट 10 मंथ्स में, यानी कि अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, हमारे गरीब इंडियंस लोग 1,80 करोड़ रुपए, इसको आप 12.51 मिलियन से कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। 1,80 करोड़ रुपए जो है, जो विदेश यात्रा में खर्चे कर दिए हैं, और हम लोग गरीब देश है। जस्ट इमेजिन। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के फॉरेन ट्रैवल में इंडिया ने काफी स्पेंड किया लास्ट ईयर में। जो 2021-22 में हम लोगों ने खर्चा किया था, उसमें 104% इंक्रीमेंट देखने मिला। पीपल आर प्रिफरिंग ट्रैवलिंग ओवरसीज। ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट अपने आप इकोनॉमी के क्वेश्चन में कहीं भी लिख सकते हो, कभी टूरिज्म पे या इंडियन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है कि ट्रैवलिंग अब्रॉड जो है एक नया सेक्टर खुला इंडिया में। ये कैसे प्रमोट कैसे हुआ है कि आरबीआई का एक स्कीम है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंदर जो रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स है, वो अप टू $250,000 जो है एवरी फाइनेंशियल ईयर में रेमिट कर सकते हैं। अब इस रेमिट करने का, जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हो, वो एक तरह का रेमिटेंस के अंदर सिमिलर कैटेगरी में आता है। वो रेमिटेंस के 52% ऑफ एलआरएस जो है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने पे किया है फॉरेन ट्रैवल के अंदर। टोटल एलआरएस जो है $24.18 बिलियन हुआ, जिसमें $12.51 बिलियन इंडियंस ने ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट किया ओवरसीज में। तो इसलिए डेटा रिलेवेंट है। एलआरएस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, इसलिए आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। अब एक होता है मॉर्गेज फाइनेंस। मॉर्गेज फाइनेंस माने कुछ गिरवी रख के कुछ सब पैसा लेना अपने एक्टिविटीज के लिए। तो यूएस में इसकी संख्या जो है काफी ज्यादा है। यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी संख्या जो है 60 to 90% है। इंडिया में काफी कम है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें वाइड स्कोप है इंडिया में मॉर्गेज फाइनेंस का, कंपेयर टू चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, जहां पे रेशियो काफी अच्छा है। अब इन्होंने अर्बनाइजेशन का डेटा यूज किया है, बताया कि 32% इंडिया अभी अर्बन पॉपुलेशन में रहती है, 40% 2030 तक होगी। तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा हाउसिंग शॉर्टेजेस है। लगभग 29 मिलियन यूनिट्स इंडिया को चाहिए होंगे, लगभग 3 करोड़। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो इंडिया का लास्ट ईयर बंद हो गया, वो काफी बेनिफिशियल था लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल में बस और ज्यादा जानकारी पढ़ना नहीं है, बस आपको यही समझना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है अर्बन एरिया में एक इंपॉर्टेंट विषय बनने वाला आने वाले समय में, जैसे ही लोग अर्बन सिटीज की तरफ मूव करेंगे।
इसके ग्रोथ में मॉर्गेज फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसमें आप एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख को कोट भी कर सकते हो कि इनके अनुसार। और ऐसा हाउसिंग का क्वेश्चन अगर मेंस में आता है तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो विद दिस एग्जांपल। तो बस आज के अखबार में पढ़ने लगे ये सब रिलेवेंट बातें थी। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।